हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। हम लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चालू है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक तुमको ऐसे समझे और ये तुम्हारा बेस्ट टॉपिक बन जाए। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि e⁻आई थीटा क्या है। इसको हम रोटेटिंग फैक्टर बोल देते हैं, इसको हम रोटेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करा देती है। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z1 जो R1 e⁻आई थीटा 1 है। ठीक है, R1 लिखा हुआ मतलब क्या हुआ, ये R1 का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ उसकी R1 है और ये एंगल क्या है, थीटा 1 है। राइट, मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, यूलर फॉर्म में लिखा। तो Z1 = R1 e⁻आई थीटा 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ Z2। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2। अब वो Z2 की खास बात क्या है, हमने ना Z1 को मल्टीप्लाई कर दिया e⁻आई थीटा से। क्या किया, मल्टीप्लाई बाय e⁻आई थीटा कर दिया। तो मैंने क्या किया, पुराना जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको e⁻आई थीटा से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने क्या किया कि Z1 को मैंने इस रोटेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट। अब Z1 असली में है कौन, दिखने में तो ऐसा है वो R1 e⁻आई थीटा 1, ये Z1 की जगह लिख दिया। और यहाँ पर क्या e⁻आई थीटा, और ये क्या है, Z2 है। तो बच्चों बचपन से पढ़ रहे कि हो जाएगा पावर ऐड हो जाएंगी लॉ ऑफ इंडक्शंस में, तो ये हो जाएगा I थीटा 1 प्लस थीटा। तो अब मेरे को बताओ Z2 की जो लेंथ है, मतलब मॉड Z2 क्या है, R1 है, और एंगल क्या है उसका, आर्गुमेंट क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा है। तो बच्चों इधर कहीं जाएगा, लेंथ सेम रहेंगी R1 और Z2 इधर पहुंच जाएगा। और ये जो पूरा एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा। तो कौन सा समझदार बच्चा मुझे बताएगा कि बीच का एंगल क्या है। सही है ना, थीटा है, करेक्ट। तो ये थीटा 1 प्लस थीटा है, ये थीटा 1 है, थीटा 1 प्लस थीटा माइनस थीटा 1 = थीटा। तो ये एंगल क्या है, थीटा। तो बच्चा हुआ क्या, देखो हुआ क्या, Z1 अपना शांति से पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसको e⁻आई थीटा से मल्टीप्लाई किया तो भाई साहब थोड़े रोटेट हो गए। कितने एंगल से रोटेट हुए, थीटा एंगल से। तो e⁻आई थीटा ने क्या किया, रोटेशन किया, लेकिन क्या उसने लेंथ चेंज किया, लेंथ चेंज नहीं हुई, लेंथ वैसी है, देखो सेम लेंथ है। तो मालूम क्या पड़ा, इसको रोटेटिंग फैक्टर ऐसे ही नहीं बोलते हैं। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो रोटेट हो जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मुझे रोटेट भी कराना है और लेंथ भी चेंज कराना है। अच्छा, ये सब जो हरकत है किसके अबाउट हो रही है, ये सब हरकत है किसके अबाउट हो रही है, ओरिजिन के अबाउट हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे क्या करना है कि पहले मान लो Z1 यहाँ था, अब मेरे को Z2 ऐसे लेके जाना है। क्या हुआ, लेंथ भी चेंज हुई और रोटेट भी हुआ। और कितने एंगल से रोटेट कराना है, थीटा से। तो हम लोग क्या करते, देखो हम लोग लिखते कैसे इसको, अगर तुम इसको देखो तो अगर कोई इसको ऐसे भी लिखे तो गलत बात तो नहीं है। Z2/Z1 = e⁻आई थीटा। शुरुआत Z1 से हुई, पहुंचे Z2 पे, इसने ये e⁻आई थीटा लिख दिया, मतलब रोटेशन हो गया अबाउट ओरिजिन थीटा से। कौन से, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज आएगा तो माइनस थीटा आएगा, ये बात भी याद रखना। तो बच्चों शुरुआत इससे हो रही है, जहाँ यहाँ रहे तो शुरुआत इधर से हो रही है। तो वही चीज़ लिखा Z2/Z1, लेकिन इधर लिखूंगा मैं मॉड Z2/मॉड Z1, और रोटेशन का फैक्टर जो है इधर से आ जाएगा e⁻आई थीटा। इसने क्या किया, रोटेशन किया, और इन लोगों ने क्या किए, इन लोगों ने लेंथ को एडजस्ट किए। पहले की लेंथ मॉड Z1 थी, बाद की लेंथ क्या है, मॉड Z2। इसमें क्या हुआ, सेम ही था, मॉड Z1 = मॉड Z2 = R1 ही था। तो बच्चों तो ये क्या होता है, ये लेंथ एडजस्टमेंट हो गया। इसने क्या किया, लेंथ एडजस्टमेंट किया। और ये जो चीज़ है ये प्योर रोटेशन करा रहा है, इसका लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है, लेंथ वैसी रहेंगी। इसका काम है इसको मल्टीप्लाई कर दिए।
तो Z1 को ये मल्टीप्लाई होगा एक तरीके से इधर जाएगा तो Z2 Z1 को रोटेट करके मिलेगा और ये लेंथ एडजस्टमेंट है। Z2 की खुद की लाइन है मॉड Z2 और Z1 की खुद की लाइन मॉड Z1 है। ठीक है बच्चों, तो ये सब जो हो रहा है ये किसके अबाउट हो रहा है, ये ओरिजिन के अबाउट हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर ये अबाउट कोई सम अदर कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन कराएं तो कैसा होता है। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि रोटेशन अबाउट Z0 मतलब उधर क्या हो रहा था, उधर तुम लिख लो कि इट वॉज रोटेशन अबाउट ओरिजिन। अगर रोटेशन अबाउट Z0 हो तो Z0 कहीं पड़ा है इधर, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है कहीं, नाम दे दे Z1 और तुमको ना इसको रोटेट करके यहाँ पहुँचाना है, इसका नाम दे दे Z2। ठीक है, तो कितने से रोटेट करते हैं, हमारा फेमस एंगल थीटा, एंटी क्लॉकवाइज। Z1 से Z2 जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बच्चों इसको कैसे लिखूंगा देखो मैं, तो देखो अगर तुम ऐसा देखो इसको, ये वेक्टर फॉर्म में देखो तो ये वेक्टर जो था ये क्या है Z1 माइनस Z0 और ये क्या है Z2 माइनस Z0। जो तो फाइनल जो हमारा वेक्टर है वो क्या है Z2 माइनस Z0। उसमें क्या था, सिर्फ Z2 था क्योंकि Z0 0 था तो Z2 माइनस 0 Z2 था। और निकल कहाँ से रहे हम लोग, जो निकलते जहाँ से ना इनिशियल जो होता है ना वो नीचे आता है, फाइनल ऊपर आता है। ये बात याद रखो, फाइनल ऊपर इनिशियल नीचे हमेशा। निकले यहाँ से पहुँचे यहाँ पर, जो पहुँचे अपॉन जहाँ से निकले। अब लेंथ एडजस्टमेंट मॉड लगा दो दोनों को और या भी लेंथ एडजस्टमेंट हो बस, और ई रेस्ट पर आई थीटा लिख दो, हो गया रोटेशन। मतलब ये फाइनल है, ई रेस्ट पर आई थीटा ने क्या किया, जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको रोटेट करा देंगे और यहाँ पहुँचा देंगे। करेक्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको लिखना क्या है, जहाँ पहुँचना है अपॉन जहाँ से निकले, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में लिखो, उन दोनों पे मॉड लगा दो और कितने से रोटेट कराए, कितने से रोटेट कराए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये 1 प्लस आई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट तुम रोटेट करा रहे हो, और यहाँ पर ये Z1 है, इसको नाम दे दो, ये Z0 है अपना, ये नाम दे दो 3 प्लस 4 आई ले लेते, और तुम इसको रोटेट करा रहे हो और तुम डायरेक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाओ, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जा रहे हो घुमा के। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा दिखने में रहेगा, -3 प्लस 4 आई ले लेते, -3 प्लस 2 आई ले लेते क्योंकि लेंथ अलग अलग रखना है। तो बच्चों हो क्या रहा है देखो, तुम ये कि इसके अबाउट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो इधर, तो तुमको क्या रोटेशन करना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको वैल्यू ना दूं और मैं ये तुमको एंगल दे दूं कि चलो π/2 से रोटेट करा दो, ठीक है, π/2 से रोटेट कराओ और Z2 बताओ क्या रहेगा, तुम बोलोगे पहुंचना क्या है, Z2 पे पहुंचना है। ठीक है, तो Z2 माइनस Z0 जहाँ पहुंचना है, कहाँ से निकले, Z1 माइनस Z0 से निकले। ओके, मॉड Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड Z1 माइनस Z0 लिख दिए और ई रेज़ टू पावर आई π/2 कर दिए। सही है, नहीं सही नहीं है, ई रेज़ टू पावर आई माइनस π/2 रहेगा बच्चों, क्योंकि तुम यहाँ से शुरू किए, यहाँ जा रहे हो, जाना कैसा पड़ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ पर ये फाइनल था, ये इनिशियल था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था बोल के रिस्पॉन्डेंट। अच्छा, इसमें ना अपने को एक और इन्फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए कि ये जो लेंथ है, मान लो ये इसने दे दिया है 4 दे दिया है, ठीक है, तभी मिल पाएगा। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, हमको चाहिए कि Z2 Z0 मिल चुका है, दिया हुआ है 1 प्लस आई अपॉन Z1 दिया है, क्या दिया है ना 3 प्लस 4 आई माइनस Z0 1 प्लस आई इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 की लेंथ। क्यों देखो, ये लेंथ का मतलब क्या हुआ, Z2 माइनस Z0 मॉड क्या है 4 है, क्योंकि इन दोनों के बीच का लेंथ है, तो ये 4 दिया है और नीचे इसकी लेंथ निकल जाएंगी क्योंकि Z1 माइनस Z0 निकल जाएगा अपने को 3 प्लस 4 आई माइनस 1 प्लस आई, इसका मॉड ले लेंगे और इधर ई रेज़ टू पावर माइनस π/2 है तो इसको लिख देंगे कॉस माइनस π/2 प्लस आई साइन माइनस π/2, और तुमको अभी याद हो जाना चाहिए सब चीज़ें, ये माइनस आया होगा। तो बच्चों ये वैल्यू मिल जाएंगी, मॉड है तो रूट ऑफ
रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और ये भी कुछ मिल जाएंगे। इनको इधर भेजेंगे, ये माइनस आई बचने वाला है, सॉल्व करोगे फिर ये इसको इधर भेज देंगे, ऐड हो जाएगा, तुमको Z2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। तो मतलब एग्जाम्पल लेने का यही मकसद था कि ये बात को समझो, तो जहाँ पहुँचना है वो ऊपर, जहाँ से निकली नीचे, इक्वल टू दोनों पे मॉड इक्वल टू इनटू ई रेज़ टू पावर आई थीटा, जो एंगल से तुमको रोटेट करना है। थीटा पॉजिटिव व्हेन इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड थीटा इज नेगेटिव व्हेन इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये बात चीज़ों को हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर स्क्वायर ABCD सच दैट Z1, Z2, Z3 एंड Z4 आर द वर्टाइसेस। A को Z1 रिप्रेजेंट करता है, B को Z2 एंड C को Z3 एंड D को Z4 रिस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस हमको करना है Z3 एंड Z4 को इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, Z3 और Z4 को इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2 एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए। तो हम वो देखो पहले Z3 को देखते हैं, Z3 को हम लोग Z1 Z2 की टर्म्स में करते हैं। तो इधर Z1 है, Z2 है, Z3 इधर है, तो मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ क्योंकि मेरे को Z4 पिक्चर में नहीं लाना है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो हमको पहुँचना का है Z इधर पहुँचना है, मतलब Z3 माइनस Z1, और निकलेंगे कहाँ से, यहाँ से निकलेंगे Z2 माइनस Z1, और ये एंगल कितना हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और ये डायगोनल है, तो एंगल कितना हो जाएगा π/4, करेक्ट। तो बच्चों रोटेशन के हिसाब से हमको जहाँ पहुँचना है वो है Z3 माइनस Z1, ठीक है। हम निकले कहाँ से, Z2 माइनस Z1 है ना, फाइनल अपॉन इनिशियल इक्वल्स टू, इन दोनों पे मॉड लगा दिया, जो भी चीज़ इधर लिखते हैं उस पर मॉड लगा दी। देन अब एंगल से क्या हो रहा है, π/4 एंगल से हम लोग रोटेट हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ बताओ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ई रेज़ टू पावर आई π/4, तो ऐसा कुछ होगा। अच्छा अब इसमें तुमको ये बात गौर करने की है कि अगर मैं इसका साइड का लेंथ A मान लूँ तो ये तीनों A हो जाएंगे, बच्चे भी तीनों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बच्चा बच्चा आता है √2 हो जाएगा। तो बच्चों Z3 माइनस Z1 का जो मॉड है वो है क्या, वो √2 है, और Z2 माइनस Z1 को मैंने क्या माना है, मतलब Z2 माइनस Z1 का मॉड यही हो जाएगा ना। इतनी बात तो समझ रहे हैं तुम लोग को। तो ये क्या है, A दिया है, और cos π/4 प्लस आई साइन π/4 ये मिल जाएगा, तो पहले से मानो अपने को। अब Z3 ये तो इनका तो कुछ नहीं करना है, ये आखिरी तक ऐसे चलेंगे, लास्ट में इनको भेज देंगे हम सामने। तो बच्चों A तो कैंसिल हो गया, और ये 1/√2 हो गया, 1/√2 प्लस आई 1/√2, √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस आई हो गया। अब इसको इधर भेज दिया, तो Z2 माइनस Z1 1 प्लस आई हो गया क्योंकि 1 प्लस आई, और नीचे वाला Z2 माइनस Z1 उतर गया। अब देखो Z3 माइनस Z1 है ना, Z3 माइनस Z1 का Z1 उधर भेज देंगे, इक्वल टू ये है, सॉरी। तो Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 प्लस लिख लेता हूँ, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 1 प्लस आई, क्लियर, एज सिंपल एज दैट। तो Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2 आ गया। अब हमको क्या करना है, Z4 भी निकालना है, तो कौन सा रोटेशन करेंगे, इनको रोटेट करेंगे। तो बच्चों बेटर क्या है, Z1 और Z2 इधर ज्वाइन करवाया, और Z2 Z1 Z2 Z1 Z4, तो यही रोटेशन सही रहेगा। और ठीक है, π/4 तो बीच का एंगल तुमको पता है। अब ऐसा जाने के लिए ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना बेटर रहेगा। तो बच्चों इधर क्या लिखूंगा मैं, पहुँच कर रहा हूँ, इधर पहुँच रहा हूँ, Z2 माइनस Z4 अपना फाइनल है, ये फाइनल है, निकल कहाँ से रहे, Z1 माइनस Z4 से निकले, इक्वल टू दोनों का मॉड, वही अपना पुरानी कहानी, Z1 माइनस Z2 का मॉड कितने एंगल से रोटेट करे, π/4। अब इसको सॉल्व कर लेना तो तुमको, अच्छा इसकी वैल्यू क्या ऊपर वाले की, Z2 माइनस Z4 ये वाली, तो ये भी क्या रहेंगी, √2 है, ये कैंसिल होने वाला, इसकी वैल्यू है cos π/4 प्लस आई साइन 4। तो तुमको Z4 भी ऐसे कुछ इन टर्म्स ऑफ वैसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली Z4 विल बी समथिंग 1 प्लस आई, ऐसा इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। तो
ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस जेड आई जेड आई टू जेड एंड जेड प्लस आई टू जेड, अगर मॉड जेड 10 दिया है तो। सेम क्वेश्चन जी में आ चुका है, शायद मैंने वैल्यू चेंज किया बस, वर्टाइसेस तो सेम ही थे। तो बच्चों पहली बात, कोई एंगल से दिख नहीं रहा है अपने को कि ये रोटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये रोटेशन का है क्योंकि आई को तुमने जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। और आई के बारे में एक बात याद रखना, आई इज़ नथिंग बट ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 आई होता है। कॉस पाई बाई 2 0, आई साइन पाई बाई 2 आई इंटू 1 आई। तो आई इज़ नथिंग बट ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 2, याद रखने वाली बात है। आई जेड मतलब जेड को रोटेट किया हुआ है, जेड को आई मल्टीप्लाइड है, मतलब ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 2 मल्टीप्लाई रोटेट किया हुआ है कितने एंगल से, पाई बाई 2। तो मैं अगर इधर जेड बना लूँ, ये जेड है अगर मान लो, तो आई जेड इधर होगा, रोटेशन हो चुका है उसका, क्योंकि आई जेड तो क्या है, ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 2। तुमने क्या किया, जेड को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से मल्टीप्लाई किया मतलब ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रोटेशन तो होगा ही ना, कितने एंगल से, पाई बाई 2 से। ये अपना रोटेटिंग फैक्टर है ना। और मॉडल, और देखो मॉडल्स इन दोनों का सेम ही रहेगा, ये मॉड जेड है क्योंकि रोटेशन हो रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी मॉड जेड है। वैसे मॉड आई जेड भी मॉड जेड ही होता है, मॉड आई 1 होता है ना। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। अब एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, तीसरी वर्टेक्स जो है वो जेड प्लस आई जेड है। तो बच्चों ये अगर ओरिजिन, ये ओरिजिन अगर, तो ये मॉड जेड है, ये मॉड जेड है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ये ऐसा हो जाएगा, और ऐसा पैरेललोग्राम जिसके दोनों साइड इक्वल है और बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होता है। अच्छा रिजल्टेंट क्या होता है, दिस प्लस दिस, ये जेड है और ये आई जेड है, तो ये जेड प्लस आई बटा जेड हो जाएगा, राइट। और वही हमको दिया है, जेड प्लस आई जेड रिजल्टेंट है, देख के मानो पता दोनों को ऐड करके मिला है तो रिजल्टेंट है। तो बच्चों तो ये ए है, अगर नाम रख देते हैं इनके, बी है तो ये सी है, तो ए बी सी, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन गए, ये ट्रायंगल है। और अब तुम लोग बता सकते हो यार ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल जो है ए बी सी वाला और ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, तो बच्चे ये लेंथ उसकी बेस भी मॉड जेड है क्योंकि ये लेंथ तो ये लेंथ सेम है, और ये हाइट भी मॉड जेड है, मतलब आई टू जेड है वो मॉड जेड ही होती है। तो हाफ मॉड जेड का स्क्वायर हो गया, मॉड जेड क्वेश्चन में दिया है, हाफ इंटू 100, 10 का स्क्वायर लिख देता हूँ भाई, तुम लोग फिर बोलेंगे डाउट समझा नहीं, फिर इधर 50 आंसर है, आंसर क्या है 50, सिमिलर है। तो बच्चों इधर समझना क्या था, जेड है आई टू जेड है, रोटेशन बाय पाई बाई 2, फिर जेड प्लस आई जेड मतलब उसका रिजल्ट है। तो वेक्टर फॉर्म बहुत यूज होता है इधर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और ये आई के बारे में याद रखना कि आई अगर लिखा मतलब रोटेशन हो रहा है। चलो और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं अब। ये क्वेश्चन देखते हैं अभी, Z1, Z2, Z3 आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन ये तीन चीज़ें होती है। जैसे क्वेश्चन है उसको प्रूफ करना है तीनों को, और लेकिन तुम इसको याद रख लो, ये दो तो याद रखनी है तुम लोग को, राइट, क्योंकि वो बहुत जगह नोट में मिलेगा तुमको, और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे बेस भी आते हैं। तो बच्चों पहला प्रूफ करता हूँ मैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो उसने बोला क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। तो एक रोटेशन करते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा जाके आता है। तो क्या होगा बच्चों, पहुँच कर रहे हैं हम लोग Z2 माइनस Z1 अपॉन, यहाँ पर पहुँच रहे, निकले कहाँ से, यहाँ से निकले Z, एक मिनट बच्चों याद रखो, हमेशा तुम लोग याद रखो, Z2 इधर आएंगे, जिसके अबाउट घूम रहे हैं वो इधर आता है, 2 बार रिपीट होता है वो, नीचे भी ऊपर भी। तो क्योंकि देखो Z1 माइनस Z2 जो एरो है, फाइनल माइनस एडिशन, फाइनल माइनस एडिशन निकले यहाँ से, अब मॉड इधर आएंगे दोनों का, ठीक है। और कितने से रोटेट हो रहा है, e रेज़ टू पावर आई पाई बाई 3 से रोटेट होएगा ना, क्योंकि एंगल क्या है पाई बाई 3, तो यहाँ पर क्या है e रेज़ टू पावर आई पाई बाई 3 बराबर, करेक्ट। 90 डिग्री वो है ना भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब 60 रहेगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि क्यों कैंसिल होंगे,
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहेंगे। Z2 Z3 माइनस Z2 का मॉड, Z3 माइनस Z2 का मॉड विल बी इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का मॉड, वन सेम रहेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या होगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू हो जाएगा e⁻⁵/3। अब मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, और कहाँ रोटेशन कराऊँ, तो यहाँ रोटेशन कराता हूँ Z3 के अबाउट। अभी Z2 के अबाउट करा, Z3 के अबाउट कराता हूँ। तो मैंने एरो क्लॉकवाइज डाला कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डाला था, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करें। पहुँच कहाँ पर रहे? यहाँ रहे, मतलब Z2 माइनस Z3 पे पहुँच रहा। अभी ये एरो गए इनके हिसाब से, अपॉन Z1 माइनस Z3 से निकले हो, और π/3 एंगल है बीच का, सब जानते हैं। और यह दोनों के मॉड आएंगे, लेकिन वो कुछ काम के नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों सेम रहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों साइड सेम, e⁻⁵/3 कैंसिल कैंसिल, इसको इक्वेशन बोल दिया सेकंड। अब देखो e⁻⁵3 दोनों भी e⁻⁵3 से इक्वेटेड है, तो मैं डायरेक्ट दोनों को इक्वेट कर दूंगा। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते इसको फटाफट। तो Z1 स्क्वायर हो गया माइनस Z1 Z3, फिर माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू, देखो ये दोनों टर्म एक ही है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है, बराबर। Z2 माइनस Z3, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 2Z2 Z3, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो बच्चों बचा कुचा क्या है, यहाँ पर Z1 स्क्वायर है, इसको रहने दो इधर ही। Z2 स्क्वायर यहाँ से आया, Z3 स्क्वायर कहाँ है, ये यहाँ पर आया, क्योंकि अपने फर्स्ट टर्म ये था। बाकी सबको उधर भेज देते हैं। Z1 Z3 उधर गया, Z1 Z2 उधर गया, ये उधर जाएगा, और 2Z2 Z3 में से माइनस हो जाएगा, तो 1Z1 1Z2 Z3 बचेगा। तो Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। तो बच्चों ये मिल गया तुमको, ये मिल गया फर्स्ट हमारा प्रूफ। तो बच्चों इसको याद रखना भी आसान है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अभी ये कैसे प्रूफ करें, तो बच्चों इसको लो लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाता है। तो ये और ये सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है, और भी अलग तरीके प्रूफ के, हर बुक में अलग अलग प्रूफ मिलेंगे, लेकिन ये सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बन जाता है। तो लेकिन तुम लोग को दोनों याद रखना है। अब क्वेश्चन में बनाया गया उसने कि Z0 अगर सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर Z0, तो ये बताओ ये होता है करके Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। जैसे ही इसको देखा दिमाग की घंटी बजी, ये तो ये सही है ना। अच्छा इक्वल टू क्या, 3Z0 प्रूफ, Z0 स्क्वायर पे। तो पहली बात तो ये जो ट्रायंगल था ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो हम बोलेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर तो एक ही होता है ना, एक ही होता है, कॉन्साइड करता है। तो सेंट्रॉइड सर्कमसेंटर Z0 दिया, सेंट्रॉइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 दिया, 3 को इधर भेजो, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 3Z0, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्यू स्क्वायरिंग, ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर लाना है ना, स्क्वायरिंग करेंगे। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, अरे यार ये भी कहीं देखा हुआ है ना, ये हो गया 9 Z0 स्क्वायर। ये भी तो यही होता है, ये भी तो यही होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये टर्म भी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर होता है। अब ये दोनों इक्वल है, ये ट्वाइस है और ये सिंगल है, ऐड होके थ्राइस हो जाएंगे। तो आंसर क्या है, थ्राइस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 9 Z0 स्क्वायर। तो 3 से 3 कटा, प्रूफ हो गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3 Z0 स्क्वायर। सिंपल, आसान था ना। अच्छा बच्चों इस पे ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था,
तो उसमें क्या दिया था, इक्वेशन दे दिया था z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 ऐसा दे दिया था, और बोल रहा था फाइंड थर्ड कोऑर्डिनेट इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, z1 z2 आर vertices of equilateral triangle, find third vertices, basically coordinate of vertices, third coordinate find करना of equilateral triangle। तो समझदार बच्चों तुम। तो बच्चों उसने दिया क्या है, ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, हम लोग को मालूम है थर्ड कोऑर्डिनेट होता तो इधर होता, लेकिन है नहीं तो जरूर जीरो स्क्वायर होगा, क्योंकि इधर z1 z2 और ये दोनों है ही नहीं, तो z0 z2 0 z3 होंगे। तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन, थर्ड वर्टेक्स इज ओरिजिन। खत्म क्वेश्चन, इससे आसान क्या हो सकता है ये। ठीक है, और एक बात, z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z1 z3, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के तुमको रूट्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई इक्वेशन है, उसके रूट z1 z2 z3, तो वहाँ पर तुमको z1 प्लस z2 प्लस z3 मिलेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर मिलेगा, उसके अंदर z1 z2 z2 z3 z1 z3 भी आएगा तो वो भी मिल जाएगा, तो वो सब चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो उस पर बेस भी क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें शीट, बहुत से शीट में और बुक्स में क्वेश्चन है। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों? इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो और बनाते इस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मस्ट जेईई के क्वेश्चन आ चुके हैं, वो दोनों हम लोग देखते हैं। थैंक यू।